नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूरोप के प्रमुख पर्वत एवं नदियों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने यूरोप के जो है प्रमुख सागर, जल संधि वगैरह को देखा था। ठीक है, आज हम पर्वत और नदियों को देखेंगे। तो अब यूरोप का अगर आप भौतिक प्रदेश को आप देखेंगे तो यूरोप के उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यूरोप का जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, इस साइड लगभग हिस्सा जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है फिनलैंड, ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड से लेकर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे तथा ब्रिटिश द्वीप समूह जो है आपका, ब्रिटिश द्वीप समूह, ये वाला भी हिस्सा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है इसे उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ कहते हैं। इस उच्च भूमि के उत्तरी भाग को, इस उच्च भूमि का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, ये जो पूरी ये जो उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो इस उच्च भूमि का जो उत्तरी भाग है इसे फेनो इसके स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं। और यहाँ पे धात्विक खनिजों जैसे लोहा, तांबा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यूरोप के उत्तरी मैदान। तो यूरोप का उत्तरी मैदान क्या है कि यहाँ पर आपका यूराल पर्वत है। ठीक है, क्या है? यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत मतलब पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर के पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अटलांटिक महासागर आपका इधर आ जाएगा, तो ये लगभग कुछ इस तरह से ये फैला हुआ है। ये क्या है? मैदानी एरिया, यूरोप का उत्तरी मैदान है ये। ठीक है, और यहाँ पर राइन नदी, सीन नदी प्रमुख नदियाँ यहाँ की, डैन्यूब, वोल्गा भी आ जाती हैं इसमें। ठीक है, फिर है मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या हो जाता है? यहाँ पे जो है आपके विभिन्न प्रकार के पठार, पर्वत वगैरह आ जाते हैं। फिर है उसका आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत आपका 8 देशों में कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। 8 देशों में कुछ इस प्रकार से फैला हुआ आपका आल्प्स पर्वत। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी आंतरिक जो भाग है वहाँ पे स्टेपी घास प्रदेश विस्तृत है। तो जो यूरोप का दक्षिण पूर्वी आंतरिक भाग जिसमें यूक्रेन आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? यूक्रेन हो गया, और आपका रूस का दक्षिणी हिस्सा हो गया, यूक्रेन हो गया, और ये आपका बेलारूस हो गया। तो मतलब जो इतना जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ इसे स्टेपी घास प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे स्टेपी घास प्रदेश जो है विस्तृत है। ठीक है, और यूक्रेन जो है, और ये जो इसमें जो यूक्रेन है वो विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र है, जिस कारण इसे विश्व का अन्न भंडार या विश्व की रोटी की डलिया भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूक्रेन को। ठीक है, और यूरोप की सबसे प्रमुख फसल भी क्या है? गेहूं ही है। तो ये आपको भौतिक प्रदेश में ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ के प्रमुख पर्वत और नदियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप के प्रमुख पर्वत में यूराल पर्वत को। किसे देखेंगे? आपका यूराल पर्वत को, जो कि कैस्पियन सागर जो है, ठीक है, कैस्पियन सागर की जो निम्न भूमि का क्षेत्र है, लगभग कैस्पियन सागर की जो निम्न भूमि का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये उत्तर में आर्कटिक महासागर तक विस्तृत है। कौन? आपका यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत को यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में कोयला का भंडार क्षेत्र है, और लोहे का भी भंडार क्षेत्र है। कौन? आपका यूराल पर्वत, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत कहाँ पर है? तो काकेशस पर्वत जो है रूस के दक्षिण में काला सागर, ये आपका काला सागर है, तथा कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। कौन? काकेशस पर्वत स्थित है। ये 3 देशों में फैला हुआ है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। इसे हमने एशिया में पढ़ा था। ठीक है, ये जो काकेशस पर्वत है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। क्या है? माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। कौन से पर्वत का है ये? काकेशस पर्वत में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक स्वीडन में आपको सिर्फ एक ही पर्वत याद रखना, जोलेन पर्वत। कौन सा पर्वत याद रखेंगे? जोलेन पर्वत आपको स्वीडन में याद रखना है। ठीक है, जो कि नॉर्वे और स्वीडन के सीमा पर स्थित है। कौन सा? जोलेन पर्वत, ये आपको स्वीडन में याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में अगर देखें, यूके में, तो यूके में आपको 3 पर्वत याद रखने हैं। एक है आपका ब्लैक पर्वत, ठीक है, क्या है? ब्लैक पर्वत है, और उसके ऊपर में है कैम्ब्रियन श्रेणी। यहाँ पर क्या है? कैम्ब्रियन श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका है पेनाइन। तो 3 आपको याद रखना है यूके में। कौन कौन से? ब्लैक माउंटेन, ठीक है,
कैम्ब्रियन श्रेणी और ये आपका पेनाइन आपको याद रखना है। और ऊपर में सबसे ऊपर में है बेन नेविस। क्या है? बेन नेविस एक यूके की सर्वोच्च ऊंची चोटी है बेन नेविस, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। यूके की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बेन नेविस है, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक है, यूके के स्कॉटलैंड में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं एल्पस पर्वत पे। किससे देखेंगे? एल्पस पर्वत को। ठीक है, तो एल्पस पर्वत जो है कुछ इस तरीके से विस्तृत है। ठीक है, ये 8 देशों में फैला हुआ है यूरोप के, और इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में, देखेंगे बीच में स्विट्जरलैंड है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये स्विट्जरलैंड में तो है ही, ठीक है, तो ये फ्रांस में पड़ता है, इटली में आ जाता है, यहाँ पर एक मोनाको, ये जो देश है मोनाको एक देश है, इसमें आ जाता है ये। ठीक है, ऊपर में जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, और आपका स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया के बीच में जो है लिechtenstein है, इसमें आ जाता है, और यहाँ पे स्लोवेनिया। तो इस तरह से 8 देशों में विस्तृत है कौन? एल्पस पर्वत। ठीक है, माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा चोटी? माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इटली व फ्रांस की सीमा पर स्थित है। माउंट ब्लांक कहाँ पर मिलेगा? आपका इटली व फ्रांस की सीमा पर, यहाँ पर आपको इसकी ऊंची चोटी मिलेगी, माउंट ब्लांक। ये आपको याद रखना है एल्पस पर्वत में। आया समझ में? उसके बाद आपको याद रखना है, आपको फ्रांस से बहुत सारी पर्वत श्रेणी याद रखनी है। जैसे यहाँ पर है पेरिनीज, यहाँ पर क्या, एक सेकंड का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। यहाँ पर है आपका पेरिनीज, जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इटली और फ्रांस की सीमा पर क्या पड़ रहा था? इटली और फ्रांस की सीमा पर तो एल्पस पर्वत पड़ रहा था। ठीक है, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर क्या पड़ेगा? जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत। ठीक है, और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पड़ेगा? तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर पड़ेगा वास्पेस पर्वत। कौन सा? वास्पेस पर्वत। ठीक है, उसके बाद आपको एक जर्मनी में याद रखना है काला वन। क्या याद रखना? काला वन, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और ब्लैक माउंटेन कहाँ था? आपका यूके में था ब्लैक माउंटेन, और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो कहाँ पर है? आपका जर्मनी में है, यहाँ पर नीचे में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में है, स्विट्जरलैंड जर्मनी के बॉर्डर में कौन है? काला वन, ब्लैक फॉरेस्ट आपको याद रखना है। इतना है आपको याद में? ठीक है, हुआ याद। उसके बाद आपको इटली में 3 याद रखने ज्वालामुखी पर्वत, विसुवियस, एटना और स्ट्रोम्बोली। कौन कौन से? विसुवियस, एटना और स्ट्रोम्बोली। ठीक है, विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो मेन इटली में ही है। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी क्या है? मेन इटली में ही है, जो कि यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और एटना और स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? इटली के जो सिसिली द्वीप है, ये सिसिली द्वीप है। ठीक है, इस द्वीप में 2 ज्वालामुखी कौन कौन से? एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो पर्वत है मेन, आपको यूरोप में मेन जो थे मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखने हैं। अब हम यहाँ की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। नदियों को भी हम रूस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रूस में जो है, जो कि यूरोप वाले पोर्शन में आता है, इसमें आपको 2 प्रमुख नदी याद रखनी है। एक है वोल्गा नदी और दूसरी है आपकी यूराल नदी। ठीक है, तो वोल्गा नदी जो है वो वाल्दे की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जा कर के गिर जाती है, और ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद है यूराल नदी। तो यूराल नदी कहाँ से निकलती है? यूराल नदी जो यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, और रूस का जो साइबेरिया वाला पार्ट है, जो कि एशिया में स्थित है, वहाँ पे 2 नदी पढ़ते हैं हम, येनिसी नदी और लीना नदी। ठीक है, उसको हम एशिया में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों में। अब हम चलते हैं आपका इंग्लैंड में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूके में देखते हैं। तो यूके में आपको एक नदी आती है टेम्स नदी। कौन सी थी? टेम्स नदी। इसके तट पर इंग्लैंड शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी यूके की टेम्स नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस में आपको 2 नदियाँ याद रखनी है, एक लॉयर नदी याद रखनी है और एक सीन नदी। ठीक है, तो जो लॉयर नदी है वो यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, तो बिस्के की खाड़ी में कौन गिरती है? लॉयर नदी गिरती है। और जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में जा कर के गिरती है, और इसके तट पर कौन है? पेरिस बसा हुआ है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो कौन सी नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
वैसे ही आपको इटली में भी 2 नदी याद रखनी है। कहाँ पर याद रखनी है? इटली में भी 2 नदी याद रखनी। कौन सी नदी? पो नदी और टाइबर नदी। ठीक है, तो जो पो नदी है, पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। ये एड्रियाटिक सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ की सबसे पवित्र नदी होगी। ठीक है, तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं और ये एड्रियाटिक सागर में जा करके गिरती है। फिर उसके बाद एक टाइबर नदी। तो टाइबर नदी क्या है? रोम इसके तट पर बसा हुआ है। यहाँ पे एक टाइबर नदी भी प्रवाहित होती है जिसके तट पर रोम बसा हुआ है। ठीक है, रोम से होकर ये प्रवाहित होती है। तो इटली में भी आपको 2 प्रमुख नदी याद रखनी है। यूरोप में 2, फ्रांस में 2, इटली में 2। ठीक है, इंग्लैंड में तो आपका एक ही था, टेम्स नदी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जर्मनी। जर्मनी में आपको 3 नदियाँ याद रखनी। कितनी नदियाँ याद रखनी है? 3 नदियाँ याद रखनी। कौन कौन सी नदी याद रखनी है जर्मनी में आपको? राइन नदी, डैन्यूब नदी और एल्ब नदी। राइन नदी, डैन्यूब और एल्ब नदी। ठीक है, तो जो राइन नदी है, ठीक है, राइन नदी जो है आपका एल्पस पर्वत से निकलती है और ये नीदरलैंड के समीप, ठीक है, नीदरलैंड के समीप उत्तरी सागर में जा कर के गिरती। कौन सी नदी? आपकी राइन नदी। और ये जो है यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती। कौन? राइन नदी। ठीक है, कहाँ की नदी है? जर्मनी की है। कहाँ से निकलती है? एल्पस पर्वत से निकलती है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यहाँ पे। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डैन्यूब नदी। कौन सी निकलेगी? डैन्यूब नदी निकलेगी। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जा कर के गिरती है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 10 देशों तथा 5 राजधानियों से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे डायरेक्ट बता दिया, आपको 10 देश नहीं बता रही हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट है नाम याद रखना। तो आपको डैन्यूब नदी का याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, काला सागर में जा कर के गिरती है और ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कि 10 देशों तथा 5 राजधानियों से होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद है एल्ब नदी। तो ये जो चेक गणराज्य है, यहाँ से निकलती एल्ब नदी। क्या है? कौन सी नदी निकलेगी? एल्ब नदी निकलेगी चेक गणराज्य से और उत्तरी सागर में जा कर के आपका गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी? उत्तरी सागर में जा कर के गिरेगी। इसके तट पर बर्लिन शहर है जो कि जर्मनी की राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जर्मनी में कील नहर। कौन सी नहर? कील नहर। तो यहाँ पर जो एल्ब नदी से लगी हुई है कील नहर, ये जो है ये उत्तरी सागर है और ये आपका बाल्टिक सागर है। तो जो कील नहर है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन? कील नहर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है कील नहर, वो एल्ब नदी में जाती है और एल्ब नदी का पानी किस में जाता है? उत्तरी सागर में। इस तरह से वो उत्तरी सागर से जुड़ी हुई है। कौन? कील नहर। ठीक है, तो इतनी सारी जो नदियाँ हैं आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, इतने सारे पर्वत और नदियाँ आपको याद इसमें रखना है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।